देखो, ये चैप्टर है बायोलॉजी का और चैप्टर का टाइटल है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और जानवर रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो रिप्रोडक्शन देखो इसलिए ज़रूरी हो जाता है जानवरों में ताकि हमारे स्पीशीज़ दुनिया में कंटिन्यू करती रहे। जैसे कि अगर मान लो कि देखो कोई भी लिविंग बीइंग है दुनिया में, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है कि नहीं। जैसे हम ही लोग अगर हैं तो हम लोगों को जन्म किसने दिया? हमारे मम्मी पापा ने। हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म क्यों दिया है? ताकि उनका स्पीशीज़ या उनका वंश जो है वो आगे बढ़ता रहे। अगर मान लो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सोच लें कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में दुनिया में एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा। एज़ फॉर एग्जांपल अगर ले कि अभी के दुनिया में जितने भी अभी इंसान हैं वो सब मिलकर क्या करें कि सेलिबेसी को फॉलो करें, यानी कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करें। तो वो बेसिकली वो शादी नहीं करेंगे, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो आने वाला जो 70-80 साल होगा उसके बाद तो जितने भी इंसान हैं दुनिया में वो सब तो ख़त्म हो जाएंगे। उनके बाद कौन बचेगा? तो कोई नहीं बचेगा। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कोई भी स्पीशीज़ जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है ताकि उनका वंश या उनका स्पीशीज़ आगे बढ़ता रहे। स्पीशीज़ का मतलब होता है एक स्पीशी में वो 2 जानवर आते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली एक इंसान जो है वो इंसान से ही बच्चे पैदा कर सकता है, तो इंसान एक स्पीशीज़ में आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें बिल्ली या बिल्ला जो है वो आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो एक स्पीशीज़ में आएंगे। तो एक स्पीशी का मतलब होता है वैसे 2 जानवर एक स्पीशीज़ में आते हैं जो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर 2 जानवर जो आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं वो एक स्पीशीज़ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन देखो क्या है। रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो अभी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे नया ऑर्गेनिज्म अगर पैदा होगा ऑफ द सेम स्पीशीज़, सेम ही स्पीशीज़ का, यानी कि एक ही स्पीशीज़ का अगर बच्चा पैदा होगा तो इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम स्पीशीज़ का होगा। जैसे कि इंसान अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो वो इंसान को ही जन्म देगा, इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, किसी और को तो जन्म देगा नहीं वो। और रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग बीइंग्स। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि नए लिविंग बीइंग्स का क्रिएशन सॉरी, ठीक है, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा से हम लोगों का क्रिएशन हुआ है। अगला चीज़ देखो क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि एक स्पीशीज़ जो है वो दुनिया में सर्वाइव करती रहे। अगर कोई भी स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन बंद कर देगा तो उसकी स्पीशीज़ दुनिया में नहीं पाई जाएगी, वो विलुप्त हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और ये भी सुनिश्चित करता है कि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू करता रहे। जैसे कि लोग बच्चे पैदा करेंगे तभी तो लाइफ कंटिन्यू करेगा। अगर लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो क्या लाइफ कंटिन्यू करेगा अर्थ पे? नहीं कर पाएगा। एक समय के बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब दुनिया से मर के चले जाएंगे, यहाँ रहने वाला कोई नहीं होगा। इट गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स, ये और ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। जैसे इंसान ने अगर एक बच्चे को जन्म दिया तो जो बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पूरा का पूरा इंसान के जैसा होगा। उसका भी 2 आँख होगा, 1 नाक होगा, 1 मुंह होगा, 2 हाथ 2 पैर होगा, वो सीधा 2 पैरों पे चलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इंसान के बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक भालू से मिलेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो हमेशा ह्यूमन बेबीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, कि बिल्ली जो होगी वो हमेशा किटन्स को प्रोड्यूस करेगी, कुत्ते के बच्चे को पपी कहा जाता है, गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है, घोड़े के बच्चे को कोल्ट कहा जाता है, लायन के बच्चे को कब कहा जाता है, और मुर्गी के बच्चे को चिक कहा जाता है, और फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है, और बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। तो ये जितने भी बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक लेके ही पैदा होंगे, किसी दूसरे का तो कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होंगे वो कभी नहीं होंगे। समझ आया? तो यहाँ तक समझ आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो, अगला है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का कितना तरीका होता है। तो रिप्रोडक्शन का बेसिकली 2 तरीका होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे अमीबा एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाया जाता है। तो अमीबा में क्या होता है कि पहले एक अमीबा है, जैसे जैसे इसका ग्रोथ होगा और ये अपने मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा, जब ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो ये बीच में से पतला होने लगता है और इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होने लगता है, और अल्टीमेटली ये अमीबा बीच में से टूट जाता है और 2 डॉटर सेल्स को जन्म देता है। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन हुआ इसमें इसको किसी पार्टनर का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो इसको कहा जाएगा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस को कहा जाता है बाइनरी फिजन,
बाइनरी का मतलब इंटू टू और फिजन का मतलब टूटना, तो एक अमीबा दो अमीबा में टूटता है तो इसको कहा जाएगा बाइनरी फिजन। तो ये बिना किसी पार्टनर के हो गया तो इसको कहा जाएगा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगला हम देखते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेलाइन वाटर में या तुम कहो कि खारे पानी में या समुंदर में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बड डेवलप होता है। बड बेसिकली एक कली को कहा जाता है, बड के जैसा चीज़ें डेवलप हुआ, फिर ये बड जो है अपने पेरेंट के बॉडी में अटैच रहते हुए ही बड़ा होता है, और जब ये पूरा बड़ा हो जाता है तो ये अपने पेरेंट के बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, और इसमें हाइड्रा को किसी का सहारा लेना पड़ा, तो ये भी क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हाइड्रा ग्रोज आउट ऑफ पेरेंट्स बॉडी। हाइड्रा जो होता है अपने पेरेंट के बॉडी से ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड के फॉर्म में। समझ आया, पहले एक बर्ड निकलेगा, बर्ड डेवलप करेगा, फिर वो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है, पेरेंट के बॉडी से। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बर्ड्स का और स्नेक्स का, यानी कि चिड़िया और सांप का, तो ये अंडों से हैच होते हैं। किससे हैच होते हैं? दे हैच आउट ऑफ द एग्स। पहले अंडा देता है ये सब जानवर, फिर अंडे को फोड़ के नया ऑर्गेनिज्म निकलता है, तो इनको ओविपेरस एनिमल्स कहा जाएगा जो अंडे देते हैं। ह्यूमन बेबीज, इंसान का बच्चा, और किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा, एंड पपीज यानी कि कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर्स। सॉरी, यहाँ मैमल्स लिख दिए हैं। दे आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर्स, यानी कि माँ से पैदा होते हैं, इनको मैमल कहा जाता है। मैमल वैसे जानवरों को कहा जाता है जो अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनको कहा जाता है मैमल्स। तो ये सब मैमल ये अंडे से पैदा नहीं होते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाता है इनमें। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, तो रिप्रोडक्शन का दो मेन मेथड्स होता है। पहला मेथड को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे मेथड को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो खुद से बच्चे को जन्म दे सकता है, उसको किसी भी पार्टनर का ज़रूरत नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लिविंग इंडिविजुअल्स का ज़रूरत पड़ता है, एक मेल और एक फीमेल। तो ये दो लोग मिलकर के जो बच्चे पैदा करते हैं इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम लोग देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट, एक अकेला इंडिविजुअल कैपेबल होता है बच्चे को जन्म देने के लिए, किसी का मदद नहीं चाहिए होता है इसमें। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल, इसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्स सेल्स देखो वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। मेल में इसको कहा जाता है स्पर्म, और फीमेल में इसको कहा जाता है ओवम या एग। तो स्पर्म हो या ओवम हो, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। समझ आया? अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा जो है एक सेल से दो सेल्स को बनाता है, तो ये बाइनरी फिजन हो गया। तो इसमें अमीबा अकेले ये काम कर लिया। बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में याद है अभी बताए थे कि ये जो बड डेवलप होता है ये धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर अल्टीमेटली जाके टूट के ये अलग हो जाता है। तो इसमें एक सिंगल हाइड्रा खुद से बच्चे को जन्म देने के कैपेबल है, तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। टेक्स प्लेस मेनली इन दोज एनिमल्स हुज बॉडीज हैव सिंपल स्ट्रक्चर, वैसे एनिमल्स में होता है जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो, हम लोग के जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं हो। जैसे अमीबा है तो एक सेल का बना हुआ है, तो इसका बॉडी बहुत सिंपल होता है, तो इसमें ये चीज़ होता है। हाँ, इसमें क्या चीज़ है, द यंग वन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। जो यंग वन होगा, जो बच्चा जो होगा, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा, हू बहू वही होगा। ठीक है, इससे एक नुकसान है। इससे एक नुकसान क्या है कि अगर मान लो कि पेरेंट के बॉडी में किसी तरह का कोई कमी रहा तो वो बच्चे के बॉडी में भी आ जाएगा। इवोल्यूशन के लिए ये उतना सूटेबल नहीं होता है। ठीक है ना? तो जैसे मान के चलो कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है वो ठंडे पानी में तो रह लेता है लेकिन वो गर्म पानी में नहीं रह सकता है। अब मान लो कि वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जैसा ही हूबहू एक बैक्टीरिया को पैदा करेगा, तो उस सिचुएशन में ये होगा कि इसका वाला जो कमी है कि वो ठंडे पानी में रह सकता है बट गर्म पानी में नहीं रह सकता है, तो उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज होता है, तो दुनिया गर्म हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो मान लो कि समुद्र का पानी अगर कहीं पे गर्म होता है तो वो बैक्टीरिया उस गर्म पानी में सर्वाइव करने के लायक नहीं होगा, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। अगला हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स का ज़रूरत पड़ता है, एक मेल और एक फीमेल। फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। मेक द यूज़ ऑफ सेक्स सेल्स, इसमें सेक्स सेल्स का ज़रूरत पड़ता है। तो मेल जो होगा वो स्पर्म को बनाएगा और फीमेल जो होगी वो ओवम को बनाएगी। अब इसमें देखो रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा
इसमें देखो क्या होता है कि इसमें मान लो कि 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक है आपका मेल और एक है आपकी फीमेल। मेल जो होगा ये बनाएगा स्पर्म को, स्पर्म जो होता है वो देखने में कुछ ऐसा लगता है, और जो फीमेल होगी वो बनाएगी ओवम को, जो कि राउंड एक एग होता है बेसिकली। तो होता क्या है कि फीमेल के बॉडी में जो है एग वेट करता है ताकि कोई भी स्पर्म आकर के इसको हिट करे। तो सपोज दैट एक स्पर्म जाके अगर इसको हिट करेगा तो पहला सेल बनेगा, फर्स्ट सेल। इस फर्स्ट सेल को कहा जाएगा जाइगोट। क्या कहा जाएगा इसको? जाइगोट। फिर ये सेल आपस में डिवाइड होगा और सेल्स को जन्म देगा। तो बहुत सारे सेल्स का अपना एक लंप बन जाएगा, एक सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, और इसको कहा जाएगा एम्ब्रियो। क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियो। फिर धीरे धीरे करके इंसानों में ये जब बड़ा होता है, जब इसमें हाथ, नाक, आँख, कान, पैर बनने लगता है और जब ये इंसान के जैसा दिखने लगता है, तब इसको कहा जाता है फीटस। क्या कहा जाता है? फीटस। और इंसानों में 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है पूरी तरह से डेवलप होकर के। समझ आया? अब देखो, सेक्स सेल्स ऑफ पेरेंट्स फ्यूजेस विद द सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट। एक पेरेंट का जो सेक्स सेल होगा वो फ्यूज करेगा, मिलेगा दूसरे पेरेंट के सेल से। जैसे यहाँ पे स्पर्म आकर के ओवम से मिल रहा है, ठीक है ना। टू फॉर्म द न्यू सेल, इससे एक नया सेल बनेगा, फर्स्ट सेल, जिसको क्या कहेंगे हम? जाइगोट कहेंगे। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करेगा, फीटस में कन्वर्ट करेगा, और 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, जो इंसान का एग्जाम्पल है। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है? तो इंसानों में होगा, मछलियों में होगा, मेंढकों में होगा, बिल्ली में और डॉग्स में ये सब देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, इसमें क्या है कि द यंग वन इज़ नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। जो यंग वन होगा, जो बच्चा होगा, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी हूबहू नहीं होगा। जैसे अपने आप को ही देख लें हम लोग, तो क्या हम अपने मम्मी पापा के एग्जैक्ट कॉपी हैं? हम एकदम क्या एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे मेरे पापा दिखते हैं? नहीं, थोड़ा सा हमें डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आने से क्या होता है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में या बदलते हुए क्लाइमेट में सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अभी बताई कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अगर मान लो कि समुद्र का पानी गर्म होता है, तो अगर एक बैक्टीरिया ने असेक्सुअली एक बैक्टीरिया को जन्म दिया है, तो वो बैक्टीरिया भी क्या होगा? अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, तो वो गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जबकि इसमें क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हो सकता है कि जो पेरेंट है वो गर्म पानी को बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन जो यंग वन है वो गर्म पानी को बर्दाश्त करके ज़िंदा बचा हुआ रह सकता है। तो इसमें सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा डिज़ायरेबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो।